अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाशिम महमूद है और मैं आर्किटेक्ट हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि स्पेशली मानसून की जब बारिशें होती हैं उसके बाद अक्सर घरों में जो है वो सीपेज आ जाती है। दीवारों में हम देखते हैं कि सीपेज आ जाती है। छत के पास जो हमारी पैरापेट होती है उसके पास सीपेज आ जाती है। तो ये जो सीपेज आती है इसकी क्या वजह है? बेसिकली इसमें जब हम इसको क्लोजली देखते हैं और कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें हमने इसको मॉनिटर किया, उसमें जो ज़्यादातर जो सीपेज आती है वो उन एरियाज़ में आती है जहाँ पर ऊपर टेरेस बने हुए होते हैं या ऊपर जहाँ पर छत के साथ जहाँ पर हमारी पैरापेट होती है वहाँ पर ये सीपेज आती है। और ये सीपेज की जो असल जो जगह है वो जहाँ पर हमारा टेरेस का फ्लोर हमारा पैरापेट से आकर जहाँ पर मिलता है, जो वो एक एज बनता है, कॉर्नर बनता है, या छत के केस में छत जहाँ पर हमारा जाकर जो हमारी साइडें हैं, जहाँ हमारी पैरापेट है उसको जाकर जब टच करती हैं तो वो जो एक कॉर्नर बनता है वहाँ से अक्सर जो है वो हम देखते हैं सीपेज हमें नज़र आती है। सीपेज की वजह जो है वो बुनियादी उसी वक्त होती है जब पानी खड़ा होता है। अगर हम पानी की ड्रेनेज का प्रॉपर ख्याल रखें, पानी को खड़ा ना होने दें, तो सीपेज को हम बहुत मिनिमाइज कर देते हैं, यहाँ तक कि सीपेज को हम ख़त्म भी कर देते हैं। टेरेसेस में अक्सर ये देखा गया है कि जब सफाई वगैरह नहीं होती तो हमारे जो परनाले होते हैं उसके ऊपर जो ड्रेन लगी होती है उस पर जो जालियाँ वो अक्सर उस पर कचरा आ जाता है, शॉकर्स आ जाते हैं, वो ब्लॉक हो जाती है। और बरसात में जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो उसमें वहाँ पर पानी खड़ा होता है, और जब पानी उसके वहाँ पर खड़ा होता है वो खुद ही अपना रास्ता बनाता है। जब पानी अपना रास्ता बनाएगा तो वो राइट एंड लेफ्ट जहाँ पर उसको जगह मिलेगी वहाँ से वो सीप इन होगा। और ये मोस्टली हम देखते हैं वो सीप इन होता है स्ट्रक्चर में, दीवारों के अंदर। जब दीवार के अंदर वो सीपेज होता है तो वो हमें वो बाहर एलिवेशन की वॉल्स में भी नज़र आता है। इसमें दो तीन चीज़ें हैं जिसका हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ कि जब हम घर बना रहे हैं तो हमारी छत है उसका वाटर प्रूफिंग हम प्रॉपर तरीके से करें। वाटर प्रूफिंग के कई तरीके हैं, उसमें हम लुक भी लगाते हैं, उसमें हम केमिकल भी ट्रीट करते हैं, उसमें हम आजकल मेम्ब्रेन आई हुई है वो भी लगाते हैं। ये भी इंशाल्लाह किसी वीडियो में हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि ये जो सीपेज के जो वाटर प्रूफिंग के जो डिफरेंट तरीके हैं इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे। तो जब हम वाटर प्रूफिंग कर लेते हैं उसके ऊपर पे हमारा फर्श तैयार हो जाता है। छत है तो उसके ऊपर हम मोस्टली हम टाइल लगा लेते हैं, जो ब्रिक टाइल है, और उसके दरमियान जो हमारी गैप्स होते हैं उसमें ग्राउटिंग कर देते हैं। टेरेस के केस में हम मोस्टली टाइल लगा लेते हैं और उसमें भी ग्राउटिंग कर लेते हैं। अब पानी कहाँ खड़ा होता है और पानी सीपेज कहाँ से होता है? क्योंकि हमारे तो ये होता है कि हम हमारे जो हमें नज़र आ रहा होता है वो तो ये है कि हमने टोटाई लगा दी और दीवार के ऊपर भी स्कर्टिंग लगा दी। अब ज़ाहिर तो कहीं पानी के जाने का हमें सोर्स नज़र नहीं आ रहा होता है, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा होता है कि जब हम फ्लोर की टाइल लगाते हैं हम और वॉल के ऊपर जब हम स्कर्टिंग लगाते हैं तो जहाँ फ्लोर और वॉल का जहाँ पर जॉइंट बनता है वहाँ पर एक हेयर लाइन क्रैक होता है, वहाँ पर एक हेयर लाइन आप कह लें कि जॉइंट होता है जिसमें से पानी सीपेज करता है। और ये उसी वक्त करता है जब पानी खड़ा हो, जब स्पेशली जब मानसून की जब बारिशें होती हैं उसमें बेतहाशा जब बारिश होती है तो उसमें वहाँ पर पानी जो है वो खड़ा होता है और वो इन जो है बारीक गैप्स में से जो है वो सीप इन हो जाता है। अब जब पानी सीप इन हो गया इसको कैसे रोकें? इसकी एक तो बहुत ही आसान तरीका ये है कि जब टाइल इंस्टॉल करी जाए, जब ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन जब टाइल इंस्टॉल हो रही हो तो हम स्कर्टिंग और फ्लोर के दरमियान हम स्पेसर दें। स्कर्टिंग को थोड़ा सा उठाकर लगाएं, इसमें स्पेसर दें ताकि उसमें प्रॉपर ग्राउटिंग जो है वो चली जाए। इन केस अगर आपका पहले से घर बन चुका हुआ है और अब आप सोचें कि भाई हम तो टाइल भी लग चुकी हुई है, स्कर्टिंग भी लग चुकी हुई है, तो अब क्या करें? तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि आप जहाँ पर हमारा जॉइंट बन रहा है फ्लोर और टाइल के दरमियान वहाँ पर हम हल्की सी झड़ी मारते हैं ग्राइंडर के साथ और उसमें फिर जो है वो ग्राउटिंग इंसर्ट करते हैं। ग्राउटिंग में भी अगर आप ज़्यादा इसमें एहतियात करना चाहें तो उसमें आजकल एपॉक्सी ग्राउटिंग भी आई हुई है। एपॉक्सी ग्राउटिंग जो है उसका रिजल्ट काफ़ी बेहतर है, उसमें वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, उसकी लाइफ भी ज़्यादा है, तो वो कर लें तो वो और ज़्यादा आपको बेहतर हो जाता है। इसी तरीके से जब हम छत की बात करते हैं तो छत में जब हमारा ये जॉइंट बनता है फ्लोर का और पैरापेट का
تو وہاں پر چھت پر تو نارملی کوئی ہم اسکرٹنگ نہیں لگاتے، تو وہاں پہ کیا کیا جائے، تو وہاں پر سیمنٹ کا جو ہے وہ بارڈر بنا دیا جاتا ہے، اور وہ پورا بارڈر آپ تھرو آؤٹ ڈن کر لیں، اس سے جو جوائنٹ جو ہے اس کو پروٹیکشن ہو جاتی ہے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے جو کہ آپ ایگزسٹنگ اسٹرکچر میں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نیا گھر بنا رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آپ نے واٹر پروفنگ کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ نے فلور کی سلوپ کا خیال رکھنا ہے کہ فلور کی سلوپ جو ہے وہ پراپر ہو۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ کانٹریکٹرز جو ہیں وہ سلوپ کا خیال نہیں رکھتے، پانی درمیان میں کھڑا ہو جاتا ہے، چھت کے پانی کو نکلنے کے لیے پراپر سلوپ نہیں ملتی، جس کی وجہ سے سیپیج آ جاتی ہے۔ تو پراپر سلوپ کا خیال رکھنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ پرنالے سفیشینٹ ہوں۔ ایک کنال کے گھر میں کم از کم 2 سے 3 پرنالے ضرور ہونے چاہیے۔ چھوٹا گھر ہے، 10 مرلہ ہے، تو اس میں 2 سے بھی کام چل جاتا ہے، 5 مرلہ ہے تو اس میں 1 پرنالے سے بھی کام چل جاتا ہے۔ لیکن کنال کا گھر ہے تو اس میں آپ نے کم از کم کوشش کرنی ہے کہ 3 پرنالے ضرور ہوں۔ چھت کی آپ نے جو سلوپ کی ڈویژن ہے وہ اس طریقے سے رکھنی ہے کہ چھت 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہو جائے، اور ہر پرنالے کی طرف جو ہے وہ پراپر سلوپ ہو، گریڈینٹ ہو، پانی جو ہے وہ آسانی سے چلا جائے، کہیں پر کھڑا نہ ہو۔ جتنا آپ سلو پراپر رکھیں گے، پانی کو آسانی سے فلو کرنے کا موقع دیں گے، اتنی آپ کو سیپیج کا ایشو کم آئے گا، اور آپ کا جو اسٹرکچر جو ہے وہ زیادہ لانگ لاسٹنگ گزرے گا۔ چیز یہ کہ آپ نے پراپر واٹر پروفنگ کی۔ دوسری چیز یہ کہ آپ نے جو پرنالے ہیں، جو ڈرین پائپس ہیں وہ ایڈوکیٹ تعداد میں دیے، سفیشینٹ تعداد میں دیے۔ تیسری چیز یہ کہ آپ نے سلوپ کا خیال رکھا، اور چوتھی چیز یہ کہ جہاں پر ہمارا جوائنٹ بنتا ہے فلور اور وال کا، اس کو آپ نے پراپرلی اس کو ٹریٹ کیا۔ وہاں پر آپ نے، جہاں پر ہمارا ٹیرس ہے تو وہاں پر آپ نے جو اسکرٹنگ کی ٹائل ہے وہ اس کو اٹھا کر لگانا ہے تاکہ اس کے نیچے گراؤٹنگ چلی جائے، اور اگر چھت کا کیس ہے تو وہاں آپ نے ٹیپر میں اس کو پلاسٹر کرنا ہے تاکہ پانی جو ہے وہ کارنرز کے اوپر کھڑا نہ ہو۔ تو یہ کچھ چیزیں اگر اس میں احتیاط کی جائے تو ہماری جو بلڈنگ ہے وہ سیپیج سے بچ سکتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ کا اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں شیئر کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی اگر آپ کو کنسٹرکشن میں یا ہاؤس کے اندر کوئی ایشو ہے، کوئی کنسٹرکشن فالٹ کے حوالے سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اس میں شیئر کر سکتے ہیں، تو ہم اس کے اوپر بھی ویڈیو بنانے کی کوشش کریں۔ مجھے اجازت دیں۔